अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने पहला पेज पढ़ा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का। वो तो एक छोटा वीडियो था, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा बड़ा बहुत सारा डिस्कस करेंगे। उसमें मैंने कम पढ़ाया था थोड़ा, इसमें मैं बहुत सारा डिस्कस करूँगा। तो आप एनसीईआरटी खोल के रखिए, हम इसमें फेजेस ऑफ सेल साइकिल को डिस्कस करेंगे और फिर ऐसे ही हम आगे चलते हैं। इसमें मैं थोड़ा तेज़ चलूँगा, पिछले वीडियो में थोड़ा मैं स्लो चल रहा था, तो रेडी रहिएगा। A typical phases of cell cycle. A typical eukaryotic cell cycle is illustrated by human cells in culture. तो अगर हम देखें टिपिकल जो है एक यूकैरियोटिक सेल साइकिल को हम देखना चाहते हैं, वो हम ह्यूमन सेल्स की मदद से देख सकते हैं कल्चर में। दीज सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 घंटे 24 आवर्स, यानी कि हर 24 घंटे में जो ये सेल्स है डिवाइड करती है। तो अगर आपसे कोई नीट में सवाल आ सकता है स्टेटमेंट में कि 23 आवर्स में हमें सेल डिवीजन होती है, नहीं, एक सेल डिवीजन जो है वो 24 आवर्स में होती है। मतलब एक ही मतलब ये पूछ रहा है मतलब कि सेल्स कितनी बार डिवाइड, मतलब एक बार डिवाइड करने में इसको कितना टाइम लगता है। तो 24 घंटे में एक बार डिवाइड करती है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगे क्योंकि एक पॉइंट आएगा, उससे आप कंफ्यूज थोड़ा नहीं होइएगा। वो एक्चुअली पॉइंट क्या है कि इंटरफेस को जो है 95% ऑफ द टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 23 आवर्स लगता है। फिर एम फेज जो एक्चुअल डिवीजन होता है वो 1 घंटे में होता है, इसलिए आप उससे कंफ्यूज ना होइए। आप ये याद रखिए कि अगर आपसे सीधे पूछे कि एक बार डिवाइड होने में कितना टाइम लगता है, आप बोलेंगे 24 घंटे, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ा ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल्स टाइप टू टाइप। तो ये बोल रहा है ये जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल की ये वेरी करती है, क्योंकि हम इंसानों में 24 घंटे, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में अलग सेल साइकिल का टाइम हो सकता है। बैक्टीरिया की बात करें, फंगाई की बात करें, उनमें अलग अलग हो, तो इसमें अलग अलग होता है, मतलब ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। यीस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल्स साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। तो अगर हम यीस्ट की बात करें तो 90 मिनट में वो सारा का सारा सेल साइकिल मतलब अपना सेल साइकिल कर लेता है कंप्लीट 90 मिनट में। शॉर्ट में अगर हम बोले वो 90 मिनट में कर लेता है, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम देखिए, डायग्राम में क्या दिया हुआ है। अच्छा छोड़िए डायग्राम को, पहले छोड़िए, पहले हम ये पढ़ते हैं। द सेल साइकिल इज डिवाइड इंटू 2 बेसिक फेजेस। पहला इंटरफेज, दूसरा है एम फेज, जिसको हम माइटोटिक फेज या माइटोसिस फेज बोलते हैं। द एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन, अभी जो मैंने आपको बोला, और माइटोसिस ऑकर्स एंड इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसफुल एम फेजेस। तो देखो ये बहुत ही खतरनाक लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपका जो है आपका जो ये एम फेज़ है, एम फेज़ में ही एक्चुअल सेल डिवीजन होती है। और जो इंटरफेज़ होता है, ये दो एम फेजेस के बीच का फेज़ होता है। ये कैसे आपको समझ आएगा, आप ध्यान रखिए। पहले मैं आपको ये बोलता हूँ, ये गोल जो है इस पे ध्यान रखिए। एक जो दिया हुआ है एक डायग्राम, इस डायग्राम में देखिए क्या है, जो हमारा इंटरफेस होता है ना, जो नीचे लिखा हुआ है असली ये पॉइंट, लेकिन मैं ऊपर बोल रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए। G1 G2 और G1 S और G2 फेज, ये तीन फेजेस हैं किसके, इंटरफेस के। अपने सब फेजेस जिसको हम बोलेंगे, अपने तीन फेजेस जो है इसके फर्दर तीन फेजेस, वो है G1 S और G2 फेज, ठीक। उसके बाद आता है हमारा एम फेज, जिसमें पांच अपने अपने स्टेजेस होते हैं, पांच फेज, जो इसको हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। उसके अपना वो एक अलग चीज़ है। फिलहाल इसमें तो तीन आते हैं, G1 S और G2, G1 S और G2। अब ये क्या बोल रहा है कि जो एम फेज होता है, एम फेज, वो जो इंटरफेस जो होता है, इंटरफेस जो होता है वो दो एम फेजेस के बीच में होता है। अब कैसे, देखो आपने पहले इंटरफेस किया, ठीक है। इंटरफेस के बाद एम फेज, हाँ इंटरफेस हुआ ना, पहले इंटरफेस के बाद एम फेज हुआ, ठीक है। एम फेज के बाद वापस इंटरफेस आएगा, इंटरफेस के बाद वापस एम फेज आएगा, है ना। तो एम फेज और एम फेज के बीच में है ना, देख, पुराना वाला जो एम फेज था और नया वाला एम फेज, उसके बीच में कौन सा वाला फेज है, इंटरफेज। आप समझ रहे हैं, जैसे पहले इंटरफेज है, फिर एम फेज है, फिर से इंटरफेज आया, है ना, ठीक। तो पहले अगर इंटरफेज है, फिर दूसरा एम फेज है, फिर जो दूसरा एक और एम फेज आया, आप देखिए फिर से मैं आपको बताता हूँ, आपको ऐसे कन्फ्यूजन नहीं हो। पहले इंटरफेज है, ठीक है, फिर है एम फेज। एम फेज के बाद क्या, फिर से इंटरफेज, क्योंकि फिर से डिवाइड करना है, तो इंटरफेज, फिर से एम फेज। तो एम फेज और पहला वाला एम फेज जो था, पुराना वाला एम फेज, और जो नया वाला एम फेज, उसके बीच में क्या है, इंटरफेज है। होप अब आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो दो एम फेजेस के दरमियान जो है ये आता है इंटरफेज, ठीक है। अच्छा, तो कहाँ थे हम, हाँ, दो एम फेजेस के दरमियान क्या आता है, इंटरफेज। दो सक्सेसिव एम फेज, मगर दो सक्सेसिव एम फेजेस, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा इंशाल्लाह, कि ये इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आएगा। और इंशाल्लाह मैं भी क्या बेकल हूँ, सॉरी मतलब आपको माशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ भी बोलो, मतलब अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो जोक सपाटा हो गया, तो चलते हैं
Okay, it is significant to note that in the 24-hour average duration of cell cycle of human cell division properly lasts for only about an hour. The interface lasts more than 95% of the duration of cell division. तो ये बोल रहा है कि 24 घंटे तो लगते हैं सेल को डिवाइड करने में, बट सेल डिवीजन जो है वो असली सिर्फ एक ही घंटे में होती है, और जो बाकी इंटरफेस जो पहले होता है वो थोड़ा बड़ा स्टेज है, उसमें 23 आवर्स लगते हैं। मान लीजिए ये ऐसी वाली बात हुई, अगर ये तैयारी इंटरफेस मतलब तैयारी, और उसके बाद डिवीजन जो है वो एक घंटे में होगा। आप नीट के लिए एक साल प्रिपेयर करते हो, फिर आप एट लास्ट 3 घंटे में पेपर देते हो, है ना, उस एक दिन में, या आप एक दिन रखो, तो इसका मतलब एक्चुअल में आपका जो नीट है वो एक ही दिन में है, लेकिन उसके लिए तैयारी कितने टाइम की होती है, एक घंटे, सॉरी, एक साल की, या 7 महीने 8 महीने, जो भी, मतलब बहुत लंबा टाइम होता है ना एज कम्पेयर टू दैट एक दिन या 3 घंटे। सो उसी तरीके से यहाँ 95% टाइम जो है इंटरफेस में होता है, और 5% यानी कि एक घंटा होता है एम फेज का, ठीक है। अच्छा चलिए, अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा टाइम देकर समझाया ताकि आपको एक काम क्लियर हो जाए, इसलिए सो आगे हम थोड़ा और स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं, थोड़ा हम स्लो चल रहे हैं। एम फेज स्टार्ट्स विद न्यूक्लियर फिजन। तो एम फेज जो है वो न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट होता है, मैं फिजन बोल रहा, सॉरी, डिवीजन से। तो एम फेज में न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जिसमें क्या होता है, करस्पॉन्डिंग टू सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स कैरियोकाइनेसिस एंड यूजुअली एंड्स विद द डिवीजन ऑफ साइटोकाइनेसिस। तो पहले मतलब ये क्या बोल रहा है, ये होता है कैरियोकाइनेसिस होता है, और फिर एंड किससे होता है, एंड होता है साइटोकाइनेसिस से, ठीक है। ये आपको आगे अच्छे से समझ में आएगा जब हम देखेंगे आगे, एम फेज पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तब कैसे साइटोकाइनेसिस लास्ट पे होता है तो वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। द इंटरफेस दो कॉल्ड रेस्टिंग फेज इज द टाइम ड्यूरिंग द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये सारा कि कैसे क्या होता है, मतलब ये कैसे प्रिपेयर करता है अपने आप को, ये तो मैंने बोला आपको। लेकिन ये किसके लिए प्रिपेयर करता है, अगर हम एक्चुअल में देखिए, ये सेल ग्रोथ और मतलब जब जब सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन करता है, तो उसके लिए अपने आप को फिर प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, क्योंकि सेल ग्रोथ होना ज़रूरी है, डीएनए रेप्लिकेशन होना ज़रूरी है, ताकि आपको डिवाइड हो, क्योंकि ताकि डीएनए बराबर पहुंचे ना, आपको डीएनए डुप्लीकेट करना है, सेल की ग्रोथ करनी है, ताकि फिर बाद में डिवीजन अच्छे से हो जाए। उसके लिए प्रिपरेशन, इसको हम प्रिपरेशन बोलेंगे, ठीक है। ये प्रिपरेशन है एक हिसाब से सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। इंटर फेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस। तो पहला क्या है, जीवन गैप वन, एस फेज होता है सिंथेसिस फेज, और G2 फेज, ठीक है। तो जीवन फेज जो है corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. During G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate its DNA. S or synthesis phase marks the period during which DNA synthesis or replication takes place. तो देखो, मैंने एक साथ बहुत पढ़ा ताकि मैं आपको एक साथ समझा सकूँ। ये बोल रहा है कि G1 फेज क्या होता है, ये होता है इंटरवल किस किस के दरमियान, माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए में। क्योंकि देखो, जीवन जब होगा तो माइटोसिस जब जब होगी, माइटोटिक फेज, और इनिशिएशन होगा डीएनए रेप्लिकेशन का, जो एस फेज में होता है। तो इनके क्या नाम है इसका, उसके दरमियान ही होता है ना, उसकी मतलब उसकी बिटवीन नहीं होता है कि एम फेज के बाद G1 फेज आता है, फिर एस फेज आता है ना, तो इसके बीच में कौन सा फेज आएगा, G1। एग्जैक्टली वैसे जैसे इंटरफेज आता है दो एम फेज के बीच में, वैसे ही G1 फेज जो है, G1 फेज एस फेज और इसके दरमियान आता है सिंथेसिस, इसके ये एस फेज बोले, मतलब एस फेज और एम फेज, या एम फेज और एस फेज के दरमियान। एम फेज पहले हो रहा है, उसके बाद फिर से G1 स्टार्ट होगा, फिर एस आएगा, वैसे ही इन दोनों के दरमियान होता है। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली, हाँ ये तो मैंने बोला आपको, पढ़ा भी कि जो G1 फेज जो है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। G1 फेज के दरमियान सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, और ये ग्रो तो करती है बट रेप्लिकेट नहीं करती डीएनए। अगर सवाल है आपसे कि किस स्टेज में, ये ज़रूर आ सकता है आपको फंसाने के लिए, PYQ भी है, 2023 का सवाल है कि किस में डीएनए रेप्लिकेट करता है, तो आप एस फेज में बोलोगे, G1 फेज में नहीं बोलोगे। यहाँ पे लिखा है डज नॉट रेप्लिकेट, वहाँ आएगा डज रेप्लिकेट, तो वहाँ पे आपको फंसाने की कोशिश होगी, बट आप तो मेरे से भी चालाक हो और आप कर लोगे सवाल। एस और सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। तो एस फेज में अभी मैंने बोला कि डीएनए रेप्लिकेशन और सिंथेसिस टेक प्लेस करती है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। अगर इस टाइम में क्या होता है कि डीएनए जो डबल हो जाता है, अगर 2C था वो 4C बन जाएगा, 4C था वो 8, मतलब ये ऐसे दिखा रहा है, ठीक है, 2C 4C में बन जाएगा। यहाँ लिखा भी है, इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C देन इट विल इंक्रीज टू 4C। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर इफ द सेल हैड डिप्लॉयड 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एट G1 इवन आफ्टर S phase द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम, दैट इज 2n। बोल रहा है कि डीएनए जरूर डबल हो जाएगा, बट क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आएगी, क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहेगा, 2n नहीं रहेगा। अगर वो ऐसा
ऐसा नहीं होगा कि एन और एन बदल जाएगा ना, 2n है तो 2n ही रहेगा, लेकिन हाँ क्रोमोसोम ये जो है सेल जो है सेल डीएनए जो है डीएनए है वो डबल ज़रूर होगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द एस फेज DNA replication begins in the nucleus and the centriole duplicates in the cytoplasm. During the G2 phase, proteins are synthesized in preparation for mitosis while cell growth continues. ये बोल रहा है कि जो एनिमल सेल्स है एस फेज के दरमियान उनका डीएनए रेप्लिकेशन ये होना शुरू होता है न्यूक्लियस में, और सेंट्रियोल जो है डुप्लीकेट होता है। ये बोल रहा है एस फेज में क्या क्या होता है, एक तो डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है और जो है सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है। सेंट्रियोल आपको पता है जो ऑर्गेनली हमने सेल में पढ़ी थी, ये वहाँ पर हमने पढ़ा था कि इसके बारे में, तो ये वही है, और तो सेंट्रोल डबल हो जाएगा, तो ये वही है। तो ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर, सॉरी ये कॉल आ गई थी, वेट, हाँ। So during the G2 phase, proteins are synthesized in preparation for mitosis while cells growth continues. तो ये बोल रहा है कि G2 phase के दरमियान प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होती है ताकि वो माइटोसिस कर सके और सेल ग्रोथ कंटिन्यू होती है। मतलब ये गर्ज इसका ये है कहने का, सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट है ना, फ़ोन आया ना, इससे प्रॉब्लम हो जाती है, पता ही आपको। तो मैं फिर से बोलता हूँ, जो G2 फेज़ है ना, जो एस फेज़ के बाद होता है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स होती हैं सिंथेसाइज ताकि माइटोसिस हो सके, क्योंकि माइटोसिस इसके बाद माइटोटिक फेज़ है और जो सेल ग्रोथ है वो कंटिन्यू होती है, यानी कि G2 फेज़ में सेल ग्रोथ कंटिन्यू होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अच्छा, यहाँ से कुछ लिखा है हाउ डू प्लांट्स, ये तो छोड़िए इसको, तो ये हम यहाँ से पढ़ते हैं अब। ओके, तो आगे हम पढ़ते हैं सम सेल्स इन, ये तो मैं आपको जल्दी जल्दी एक साथ बोलूँगा, पहले मैं लाइंस पढ़ता हूँ ताकि आपके साथ। सम सेल्स, एक सेकेंड, हाँ। So some cells in adult animals do not appear to exhibit division. For example, heart cells and many other cells divide only occasionally as needed to replace cells that have been lost because of injury or cell death. These cells that do not further divide further exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage of the cells cycle. Cells in this stage remains metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so, depending on the requirement of the organism. बहुत सारा मैंने एक साथ पढ़ा ताकि मैं आपको एक साथ एक्सप्लेन करूँ, ये रिलेटेड है, इसीलिए अच्छे से मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है, कुछ सेल जो होती है ना एनिमल एडल्ट एनिमल्स की, वो नहीं, वो अपना जो है डिवीजन नहीं करती है। ठीक है, वो मतलब सेल डिवीजन नहीं करती है, जैसे हार्ट सेल्स है। और बहुत सारी जो सेल्स होती है वो ओकेजनली डिवाइड करती है, जब रिप्लेस करनी होती है उन सेल्स को जो कि आपके लूज़ हो गई है ड्यू टू इंजरी। आपको कोई सेल आपको कोई इंजरी हुई तो उसी वक्त वो डिवाइड करेगा उस ओकेजनली। तो ऐसे वो नॉर्मली डिवाइड नहीं करेगा, और हार्ट सेल्स डिवाइड ही नहीं करते, उनमें डिवीजन होता ही नहीं है। इसमें इन सेल्स में क्या होता है, इनमें ये जीवन फेज़ को एग्जिट करती है ताकि ये क्योंकि ये डिवाइड नहीं करती, इसलिए जीवन फेज़ को एग्जिट करती है और एक इनएक्टिव स्टेज में आती हैं, जिसको हम क्वेसेंट स्टेज बोलते हैं, G0 स्टेज। तो G0 स्टेज में जो है एक इनएक्टिव स्टेज है जिसमें क्या नाम है इसका, जिसमें डिवीजन नहीं होती है। लेकिन जो सेल्स होती है इस स्टेज में मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं, एक्टिव होती है, एक्टिव। मेटाबॉलिकली दे आर एक्टिव, मगर ये प्रोलिफरेट नहीं करती है जब तक इनको ज़रूरत नहीं पड़े तब तक ये मतलब ये ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर ऑर्गेनिज्म को लगेगा कि मुझे डिवीजन, क्योंकि अगर कुछ इंजरी जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, तब वैसे नॉर्मली कोई डिवाइड नहीं करेगा, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव इसीलिए है। ठीक है, अब जब पता लगेगा इसको भाई कि नहीं भाई हमें ज़रूरत है करने की, तब करेगा, लेकिन ऐसे ये ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो क्वाइसेंट स्टेज इसलिए इसको G0 स्टेज बोलते हैं, क्योंकि G1 फेज़ को एग्जिट कर लिया। ठीक है, अब जो लास्ट की लाइंस है इसमें कुछ लिखी हुई, इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स, हाउएवर देयर आर फ्यू exception to this where haploid cells divide by mitosis, for example male honeybees. Against this the plants can show mitotic division in both haploid and diploid cells. From your recollection of examples of alternation of generation in plant chapter 3, identify plant species and stages at which mitosis is seen in हैप्लॉइड सेल। तो वो अल्टरेशन जनरेशन को तो डिलीट ही कर दिया, ये क्या बोल रहा है भाई साहब। तो हम कैसे वो आइडेंटिफाई करें, लेकिन मैं आपको इस लाइन समझा देता हूँ। देखो ये बोल रहा है एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन करते हैं डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल जो नॉर्मल सेल्स है एक्सेप्ट सेक्स सेल्स, जर्म सेल्स, उनके बगैर जो सेल्स हैं उनको बोलते हैं सोमैटिक सेल्स, नॉर्मल सेल्स। उन सेल्स में हमेशा डिप्लॉयड वो तो डिप्लॉयड ही होती हैं, तो उनमें माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, यानी कि 2n से 2n ही बनता है।
लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिसके मेल हनी बीज, उनमें क्या होता है, उनमें उनमें ये होता है कि हैप्लॉइड सेल्स भी है, वो भी माइटोसिस करते हैं, यानी कि एन वाले सेल्स भी माइटोसिस करके एन एन बनाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है। नॉर्मली डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में, एनिमल्स में क्या होता है कि डिप्लॉयड सेल्स में ही खाली माइटोसिस होता है, बाकी उनमें सेक्स सेल्स में मियोसिस होता है, या जर्म सेल्स में। तो अगेंस्ट दिस, अगर इसके अगेंस्ट देखें, इसके अगेंस्ट देखिए, प्लांट जो है, प्लांट जो है वो माइटोटिक डिविजन्स दिखाता है, चाहे वो हैप्लॉइड सेल्स हो या डिप्लॉयड सेल्स, दोनों में ये क्या दिखाता है, माइटोटिक डिवीजन, चाहे वो हैप्लॉइड एन में भी दिखाएगा, टू एन, दोनों सेल्स में। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा एम फेज। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि अच्छा खासा हमने पढ़ा इसमें, मतलब ये 1-1.5 पेज था, मगर कॉन्सेप्चुअल था। आपको मैंने अच्छे से एक एक लाइन एनसीईआरटी की समझाई, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। शॉर्ट में 15 मिनट के अंदर अंदर आपको मैंने 1.5 पेज करा। अगर आप 2x पे नहीं बोलूँगा, 1.5x पे देखेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैंने आराम आराम से पढ़ा। अगर आपने एक बार पढ़ा है तभी समझ आएगा। ये भाई कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ये तभी समझ आएगा जब आपने एक बार पढ़ा है। ये एनसीईआरटी में पढ़ रहा हूँ। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो तभी ये आपके रिवीजन के लिए अच्छा है, ठीक है। तो उसके बाद हम एम फेज अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसमें हम लगभग सारा एम फेज कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट 2 ये है, ये पार्ट 2 कंप्लीट होता है इसी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।